ओके। यूज़र से जब लॉगिन की रिक्वेस्ट आती है तो हम सबसे पहले यूज़र का ईमेल चेक करते हैं कि उसने दिया है या नहीं दिया है, फिर पासवर्ड चेक करते हैं, पासवर्ड मिसिंग तो नहीं है, फिर ये चेक करते हैं कि जो ईमेल उसने दिया है, वो क्या हमारे डेटाबेस में एग्ज़िस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं एग्ज़िस्ट कर रहा तो हम उसे वो एरर देंगे। फिर उसने जो पासवर्ड दिया है वो क्या हमारे डेटाबेस में सेव्ड पासवर्ड से मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमने देखा था वो भी कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स हमें मिलता था तो वो भी ओके हो गया। अब हमने फाइनली यूज़र को करवाना है लॉगिन। लॉगिन का मतलब ये है कि हम इमारत के गेट पे खड़े हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की एग्जांपल दी थी, और इमारत के गेट पे उसकी सिक्योरिटी चेक हो रही है, और सिक्योरिटी में ये 4 या 5 चेक्स हैं। उसने ईमेल दिया है, ठीक है, पासवर्ड दिया है, वो भी यानी पासवर्ड दिया है या नहीं दिया, खाली नहीं है, ईमेल भी खाली नहीं है, जो ईमेल दिया है वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो पासवर्ड दिया है वो हमारे डेटाबेस से मैच कर रहा है। अब वो गेट पे जो चौकीदार खड़ा है ना, उसने इससे एक विजिटर कार्ड देना है। तो अंदर जाके कहीं भी जाएगा, कोई भी बंदा उससे अगर पूछगछ करेगा, तो अगर वो उसे विजिटर कार्ड दिखाएगा, तो उसे कोई कुछ भी नहीं कहा जाएगा। उसका मतलब है कि ये अपनी आइडेंटिटी प्रूव करके अंदर आया हो। गॉट इट? और अगर उसके पास वो विजिटर कार्ड नहीं है, यहाँ पे 2-3-4 बातें हो सकती हैं जो आपने अपनी ज़हन में रखनी है, जब मैं इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा दोबारा याद दहानी कराऊंगा। अगर उसके पास विजिटर कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई मलिशियस यूजर है, ये वैलिड यूजर नहीं है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि कोई बंदा वाकई मलिशियस यूजर, कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट वही विजिटिंग कार्ड किसी तरह चुरा ले, मैनिपुलेट कर ले, और वो किसी तरह अंदर दाखिल होके वो अपनी आइडेंटिटी एक्चुअल यूजर शो करे, हालांकि उसने जो कार्ड लिया था या तो फेक कार्ड था विजिटर का, या फिर उसने जिस बंदे ने कार्ड असल लिया हुआ था उसको कोई मैनिपुलेशन करके, उससे खींचातानी करके उसने वो ले लिया। मतलब देयर आर चांसेस ऑब्वियसली। तो हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो जो विजिटर यानी उसकी आइडेंटिटी के बाद उसको अंदर जाने की इजाजत मिली है, तो जिस कार्ड की बेस पे, जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे उसको अंदर जाने की इजाजत मिली है, क्या वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली उसी बंदे से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। तो अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या देना है। सबसे पहले यूजर को अब अंदर भेज रहे हैं, तो अंदर भेजने से पहले उसे क्या देंगे, उसको एक विजिटिंग कार्ड देंगे। ठीक है, मतलब विजिटिंग कार्ड में अपनी कन्वेंशन बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए। तो हम एक चीज यूज करते हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिकेशन और मॉडर्न ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एपीआई की जो होती है वो नॉर्मली इसी से होती है। एक नया कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज जेडब्ल्यूटी, और जेडब्ल्यूटी टोकन्स बहुत फेमस हैं सिक्योर इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में। यानी अगर आपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है एक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए जो सबसे सिक्योर वे समझा जाता है, सबसे नहीं, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर वे समझा जाता है, वो जेडब्ल्यूटी है। जेडब्ल्यूटी है क्या बोला, जेसन वेब टोकन्स आर ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स दिस फॉर रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स सिक्योरली बिटवीन टू पार्टीज। ये जो बात है ना, ये काम की है। वी वांट टू नाउ एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पार्टीज, एक्सचेंज द क्लेम बिटवीन द टू पार्टीज। तो उन दो पार्टीज में जो क्लेम्स एक्सचेंज करना है वो क्या होना चाहिए, आपका इंतहाई सिक्योर वे में होना चाहिए। एंड दिस जेडब्ल्यूटी एक्चुअली हेल्प्स अस डू दैट। वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यूं समझ लें कि सिक्योरिटी पर्सनल ने आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट कर ली, अब उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी, और इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ अ विजिटिंग कार्ड। तो उस विजिटिंग कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन होगी, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। वो बंदे ने खुद से तो नहीं विजिटिंग कार्ड बना के ले आया घर से, उसके ऊपर कुछ क्यूआर होगा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी जो सिर्फ किसको पता होगी, उसी डिपार्टमेंट के लोगों को पता होगी, या उसी बंदे को पता होगी, बाकी किसी को नहीं पता होगी। और अगर बाकी किसी ने कोई मलिशियस इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डाल ली, तो वेरिफिकेशन के वक्त वो पकड़ा जाएगा। जाहिर है वो क्यूआर स्कैन वगैरह होगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन बहरहाल, तो हमने क्या करना है, जब यूजर को लॉगिन करवाना है, तो लॉगिन से पहले यूजर को एक टोकन असाइन करना है। क्या असाइन करना है, एक टोकन असाइन करना है। और वो टोकन क्यों असाइन करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेम यूजर रिक्वेस्ट लेके आए, तो हम ये देखेंगे कि क्या उसके पास वो वैलिड टोकन मौजूद है या नहीं है। अगर वो नेक्स्ट टाइम आए, उसके पास वो वैलिड टोकन हो, तो हम उसे अंदर जाने देंगे, और अगर वैलिड टोकन नहीं होगा तो हम उसे अंदर जाने से रोक देंगे। हमें पता लग जाएगा वो मलिशियस यूजर है, या अनवांटेड यूजर है, या अनआइडेंटिफाइड यूजर है। इसको एक और एग्जांपल से समझें कि मिसाल के तौर पे आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं, इसी किस्म का कोई हसास किस्म का ऑफिस है, और आपको डेली अंदर बाहर जाने की इजाजत, मतलब जाहिर है चाहिए। तो अगर वो बहुत ही सेंसिटिव ऑफिस है, जैसे हमारे पड़ोस में है जीएचक्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेस पे जाके दरवाजे पे 15 से 20 मिनट लगाने पड़ेंगे सिक्योरिटी चेक्स में। तो जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा हेडेक है। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि सिक्योरिटी वाले आपको एक कार्ड बना के दे दें, एम्प्लॉय कार्ड बना के दे दें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, तो आपकी वो पूरी 15 से 20 मिनट की सिक्योरिटी नहीं होगी सिक्योरिटी की,
वो सिर्फ आपका कार्ड देखेंगे और कार्ड की वैलिडिटी चेक करेंगे, दैट्स द ओनली थिंग। वो स्कैन करके चेक करें, जैसे भी चेक करेंगे, इसमें जो कोड है, जो हमने क्यूआर कोड एम्बेड करके दिए, वो वैलिड है या नहीं। तो अगर वो कार्ड वैलिड है तो अंदर जाने देंगे, अगर कार्ड वैलिड नहीं है तो आपकी चेकिंग भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाईजान आपका कार्ड ही वैलिड नहीं है, यू कैन नॉट एक्चुअली गो इनसाइड इट। समझ आ रही है बात, ये जो काम हम करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कार्ड है, विजिटिंग कार्ड हो या एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो, वो फर्स्ट टाइम अंदर जाने के लिए उसको बना के देना पड़ेगा। हर सब्सिक्वेंट टाइम यानी नेक्स्ट हर विजिट के लिए वो कार्ड उसके पास वो सिर्फ कार्ड चेक होगी, मतलब कार्ड चेक होगा, अगर वो वैलिड होगा तो अंदर दाखिल हो सकेगा, नहीं वैलिड होगा तो अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो यूं समझें कि जब यूजर लॉगिन करेगा तो लॉगिन के बाद उसने उस वेबसाइट पे कई पेजेस को विजिट करना है। तो कई पेजेस को विजिट करने का मतलब ये है ना कि आप बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। तो एक डायग्राम से समझें जरा, अगर आपको ये कहानी समझ आ गई ना जो थ्योरी में बोल रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेट मी डू दिस। ये जो डेली लाइफ एग्जांपल मैंने समझाई है ना, अब उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख के यूं समझें कि ये मेरा क्लाइंट और ये मेरा सर्वर, ठीक। दिस इज माय क्लाइंट। स्क्रीन गायब हो गई है, जीएचक्यू का नाम लिया ना हमने इसलिए, सिक्योरिटी है भाई जी, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ये है क्लाइंट और ये है हमारा सर्वर। अब से पहले हम क्या करते थे, क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट, सर्वर गिव्स अस द रिस्पॉन्स, कोई मसला ही नहीं था। वो मसला इसलिए नहीं था कि हमने कोई भी सेंसिटिव डिपार्टमेंट को विजिट नहीं किया, किसी सेंसिटिव पेज को, किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को विजिट नहीं किया। तो जब तक आपकी कोई ऐसी पब्लिक एपीआई है ना, ओपन एपीआई है, जिसको ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए सारे तरद्दुद या लवाजमात करने की जरूरत नहीं है। उसमें यही होता है, आप रिक्वेस्ट भेजें, आगे से आपको क्या आ जाए, रिस्पॉन्स हो जाए। अब आप सपोज करें कि इसी सर्वर के अंदर आपके पास एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, सर्वर के बाकी जितने हिस्से को आप एक्सेस करना चाहेंगे वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गेट ऑल रिकॉर्ड्स, कोई लॉगिन की जरूरत नहीं है, वी कैन डू दैट। सेंड क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, वी कैन डू दैट। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, वी कैन डू दैट। सब कुछ कर ही रहे हैं ना बगैर ऑथेंटिकेशन के। अब हम जो काम करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं जी कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसकी जो एक्सेस है वो लॉगिन प्रोटेक्टेड हो। वो क्या हो, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम यूजर से यहां से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर में इस एरिया से कोई भी चीज बतौर रिस्पांस हमें लौटाने से पहले ये चेक करेगा कि क्या आने वाली रिक्वेस्ट को ये चीज अलाउ है या नहीं है। समझ आई बात। सर्वर कैसे चेक करेगा, सर्वर के पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए चेक करने का क्रेडेंशियल्स को। तो इसका जवाब ये है कि जब हम ये ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले यूजर को किसी भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। लॉगिन की रिक्वेस्ट क्यों भेजता है, ताकि क्लाइंट ये प्रूव कर सके कि यस आई एम अ वैलिड यूजर, ठीक। तो फर्स्ट पहली रिक्वेस्ट यूजर की क्या होगी, लॉगिन की होगी। अब जब लॉगिन की रिक्वेस्ट होगी तो सर्वर को पता है अच्छा ये जो यूजर है ये कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, ये पहले वही सारे चेक्स लगाएगा जो हमने लगाए हैं। ईमेल और पासवर्ड दिया है, ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है, पासवर्ड जो उसने दिया है ये करेक्ट है। जब ये करेक्ट है तो सर्वर क्या करेगा, यहां से सर्वर एक टोकन प्रिपेयर करेगा। टोकन यूं समझे कि वो कार्ड है जिसको इसने लॉगिन के रिस्पांस में यूजर को भेजना है, और फिर यूजर को कहना है कि अगली दफा जब तुम आओगे तो अगर ये टोकन साथ लाओगे तो तुम्हें दोबारा ये सारा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, अगर ये टोकन नहीं लाओगे तो तुम्हें दोबारा सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। बात समझ आई नहीं आई। तो अब हम जो जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, हमने बाकी सारे चेक्स कंप्लीट कर लिए ना, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, उसका कार्ड बनाना है। क्या बनाना है, तो मैं कार्ड लेमैन जुबान में कह रहा हूं, आप आज के बाद आप कार्ड को समझे कि हमने एक टोकन बनाना है। क्या बनाना है, एक टोकन बनाना है, और वो टोकन किसको भेजना है, वापस इस यूजर को भेजना है। लॉगिन की रिक्वेस्ट में अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो दोबारा हम क्या अटैच करके वापस यूजर को भेजेंगे, एक टोकन भेजेंगे। वो टोकन क्यों भेजेंगे, टोकन इसलिए भेजेंगे कि यूजर को कहेंगे कि अगली दफा तुम जब भी आओगे ये टोकन साथ लाओगे। टोकन साथ नहीं लाओगे तो तुम्हें दोबारा उस पूरे सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और अगर टोकन लाओगे तो तुम्हें हम सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स की एक्सेस दे देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उस टोकन को वेरीफाई करने के बाद। तो अभी तक का जो हमारा काम है वो क्या है, यूजर मेक्स अ लॉगिन रिक्वेस्ट, वी चेक ऑल द credentials are okay and valid,
then we create a token and then send the token back to the user. Clear? अगला इम्तिहान क्या है? जब मुझे GHQ का कार्ड मिल गया तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना बीइंग क्लाइंट कि मैं उस कार्ड को संभाल के रखूं. अगर वो कार्ड किसी बंदे ने चोरी कर लिया और कोई मेरा हम शक्ल हुआ, अगली दफा GHQ में गया, कार्ड उन्होंने कार्ड ही चेक करना है ना, शक्लें थोड़ी याद रहती हैं. सपोज करेंगे मेरी तस्वीर नहीं है, मतलब एक बेस्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, वो सिर्फ क्या चेक करेंगे? कार्ड के ऊपर टोकन. तो अगर किसी बंदे ने मेरा कार्ड चुराया और वो मेरे कार्ड के बेस पे अंदर नहीं दाखिल हो सकता, वो जाके मेरा कार्ड दिखाएगा, वो उसके टोकन की वेरिफिकेशन करेंगे, टोकन तो वैलिड है, वो अंदर घुस जाएगा. इसका मतलब है कि सर्वर ने मुझे वो टोकन दे दिया, अब क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो टोकन क्या करे? संभाल के रखे. अब आप इसको टेक्निकल जुबान में यूं समझें कि ब्राउजर के अंदर, क्योंकि क्लाइंट मोस्टली क्या होता है, ब्राउजर होता है, मोबाइल डिवाइस होती है, ब्राउजर के अंदर कोई ऐसा वे होना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ब्राउजर उस टोकन को क्या करे? सेव करके रखे. क्या करे? सेव करके रखे. और फिर ये मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि ब्राउजर हर रिक्वेस्ट के साथ उस टोकन को भेजे. ब्राउजर हर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के बाद क्या करे? उस टोकन को सर्वर पे भेजे. 3-4 बातें मैंने इकट्ठी कर दी, अब उनको समराइज करता हूं. पहली बात यह है कि जब लॉगिन की रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए, सर्वर शुड क्रिएट अ टोकन, शुड सेंड द टोकन बैक टू द यूजर. यूजर शुड बी एबल टू स्टोर द टोकन सिक्योरली एट अ सिक्योर प्लेस सो दैट इट कैन नॉट बी लॉस्ट. Any malicious user, any attacker cannot get access to that particular token. तो ब्राउजर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए. वो मैकेनिज्म है HTTP only cookie. Cookie is a concept. Cookie बेसिकली स्टोरेज होती है ब्राउजर के अंदर, बिल्ट इन स्टोरेज का मैकेनिज्म होता है. कुकीज दो तरह की होती हैं. एक होती है कुकीज ओपन पब्लिक, जिनको आप जावास्क्रिप्ट के जरिए कोई भी बंदा पब्लिकली ब्राउजर में एक्सेस कर सकता है. दूसरी कुकीज होती हैं HTTP only कुकीज. HTTP only कुकीज को स्क्रिप्ट के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता. ठीक, ये टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, अभी जब बताऊंगा. तो ब्राउजर टोकन कहां पे सेव करेगा? कुकीज में. अगली बात, हर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में ब्राउजर कुकीज को रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके भेजेगा. रिक्वेस्ट की टाइप क्या होती है? HTTP रिक्वेस्ट. तो ब्राउजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजते हुए पहले चेक करे कि कुकी में कुछ है या नहीं है. अगर कुकी में कुछ है तो वो उठा के रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके ले जाएगा, और अगर कुकी में नहीं है तो वो टोकन के बगैर चला जाएगा. अब अगर सर्वर के पास दोबारा रिक्वेस्ट आई, सर्वर क्या कहेगा? भाई जी टोकन लाए हो? तो अगर रिक्वेस्ट कहेगी नहीं जी मेरे पास टोकन तो नहीं है, कहेगा जी फिर जाओ उधर से सिक्योरिटी वाले दरवाजे से, पहले पूरी स्क्रूटनी कराओ और जाओ. और अगर उसने कहा हाँ जी टोकन लाए हो, तो उसने कहा दिखाओ टोकन. अब वो टोकन लेगा, देखेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और फिर उसे अंदर दाखिल होने देगा. अगर ये सारा फ्लो आपको समझ आ गया तो अब जो मैं काम करने लगा हूं, दैट वुड बिकम वेरी सिंपल फॉर यू. ठीक, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट. लॉगिन रिक्वेस्ट, after proving that, create token, send the token back to the browser, store the token somewhere inside the browser or the client, whatever the client is. हमारे केस में अभी क्लाइंट कौन सा है? पोस्टमैन है. तो save the token in the client, and then in the subsequent request send the token along with the request. And then when the server actually sees the request, it will ask you for the token. If token is there, it will serve you the resource that you are going that you are there for. And if you don't have a token, it will actually deny serving the resource that you are looking for onto the server. तो ये एक समरी थी सारी चीज की. तो अब मैं यहां पे जाके, अच्छा, अब टोकन के लिए जरूरी है कि टोकन खुद इतना सिक्योर हो कि वो इजीली अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो इजीली ब्रेक ना हो सके. तो वो ऑब्वियसली कोई इनक्रिप्टेड फॉर्म होगी, कोई इनकोडेड फॉर्म होगी, प्लेन इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी. तो टोकन कैसे बनता है? JWT. हम ये JWT टोकन यूज करेंगे, हम नहीं यूज करेंगे. बहुत ज्यादा सिक्योर सिस्टम्स JWT टोकन पे रिलाई करते हैं. तो JWT टोकन की जो शक्ल है ना, वो ऐसी होती है. इसके 3 हिस्से होते हैं, डॉट से आप देख सकते हैं. पहला हिस्सा रेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां से लेके यहां तक. इसको कहते हैं टोकन का हेडर. दूसरा हिस्सा होता है जी टोकन का डेटा या पेलोड, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट हो रहा है. और टोकन का तीसरा हिस्सा है ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिग्नेचर. ठीक है. अब कार्ड की ऑथेंटिसिटी चेक करने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप चेक कर लें सिग्नेचर ओरिजिनल है या नहीं है. जैसे बैंक में आप इंफॉर्मेशन क्लेम कर रहे होते हैं थ्रू चेक्स, तो वो किस चीज को वेरीफाई करते हैं? सिग्नेचर्स को. ऐसे ही है ना. तो इसका मतलब है कि अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन क्लेम करनी है तो हमें, यानी क्लेम करने से मुराद अब हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं ना बिटवीन 2 पार्टीज. टोकन सर्वर पे क्रिएट हो रहा है और सर्वर ने इसको किधर भेजेगा? फ्रंट एंड पे भेजेगा. तो एन मुमकिन नहीं है कि हैकर आके सर्वर और क्लाइंट के बीच में ही नकबजनी करें और टोकन ही चुरा लें आपका. तो टोकन इतना सिक्योर होना चाहिए कि टोकन चुरा भी लें तो उनको उसे डिकोड ना कर सके. एनीवेज, तो हम ये वाला टोकन बनाएंगे. तो इस टोकन के 3 हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा होता है इसका हेडर. हेडर में टोकन की एल्गोरिथम की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके इस टोकन को इनक्रिप्ट किया जा रहा है, इनकोड किया जा रहा है.
तो ये टोकन बाय डिफॉल्ट ये होता है HS256, लेकिन देयर आर टन्स ऑफ, नॉट टन्स ऑफ, इनफैक्ट बंच ऑफ एल्गोरिथम दैट यू कैन यूज, और आप इन एल्गोरिथम को नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं हाउ सिक्योर दिस एल्गोरिथम इज। यानी फॉर एग्जांपल ये एल्गोरिथम का नाम है HS256, तो आप जितने पॉसिबल, ये चूंकि क्रिप्टोग्राफी का सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बीक्रिप्ट पढ़ाया था आपको, तो इसलिए इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा शौक है तो आप इनको देख लें कि RS256 वर्सेस HS256 कौन में कितना स्ट्रांग है, कितना टाइम लगता है इसको ब्रेक करने में या इसकी इंफॉर्मेशन को डीकोड करने में, और इसको डीकोड करने का वैलिड तरीका क्या है। मैंने bcrypt.js में कहा था आपको कि वन वे इंक्रिप्शन है, एक दफा इंक्रिप्ट कर दिया तो दोबारा डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो ये इंक्रिप्शन काइंड ऑफ नहीं है, ये काइंड ऑफ एनकोडिंग है जिसे आप डीकोड कर सकते हैं बाद में। समझ आ गई बात? लेकिन ये कितनी स्ट्रांग है वो डिपेंड करती है इस एल्गोरिथम पे, तो एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ आप चेक कर लेंगे, अदरवाइज यू आर फ्री टू एक्चुअली यूज एनी काइंड ऑफ एल्गोरिथम। ये देख रहे हैं मैंने RS512 किया तो इतना बड़ा वो स्ट्रिंग होगी, तो जाहिर है वो उतनी बड़ी, इतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो मैं इसके डिफॉल्ट के साथ जाता हूँ। टोकन में तीन चीजें हैं। पहली चीज उसका हेडर, हेडर में किसकी डिटेल होती है, कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक। दूसरी चीज है पेलोड। अच्छा, मैंने बेसिकली जो टोकन क्रिएट करना है ना, तो उस टोकन में अपनी यूजर, यानी जो यूजर करंटली लॉगिन हो रहा है ना, उसी की इंफॉर्मेशन को JWT में इनकोड करके वापस क्लाइंट को भेजना है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना इस JWT का, इसको कहते हैं पेलोड, और पेलोड में जो डाटा आप डालना चाहे डाल सकते हैं। समझ आ गई बात? तो जो आप पेलोड डालेंगे वो भी इस इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा, दिस पेलोड इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद दिस स्ट्रिंग। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस एल्गोरिथम के वैलिड या इनवैलिड होने में किरदार अदा करती है, वो सिग्नेचर्स हैं। जो CEO के साहब के सिग्नेचर होते हैं, कर्नल साहब के, ब्रिगेडियर साहब के साइन होते हैं। सिग्नेचर्स बनते कैसे हैं? वो कह रहा है जी कि हेडर, ये जो हेडर है इस एल्गोरिथम का, ये इसको फिर उसने बेस 64 में इनकोड किया है, साथ में इसने ऐड किया पेलोड को, यानी ये पेलोड, हेडर और पेलोड दोनों को कॉन्कैटिनेट किया है और दोनों को बेस 64 में इनकोड करके, यानी 2 to 3 लेवल्स ऑफ इनकोडिंग हो गई है। फिर साथ में ये क्या कह रहा है, आखिरी चीज इसमें क्या होती है, सीक्रेट होती है, योर 256 बिट सीक्रेट। ये एक लॉक समझें। सीक्रेट क्या है कि मैंने एक कमरे को लॉक करना है और उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है, सपोज करें, और जब मैं उस कमरे को अनलॉक करूंगा तो वो अनलॉक किससे किससे होगा, सिर्फ उसी चाबी से होगा। अज्यूम करें कि असली ताला है, चाइना वाला नहीं, जिसकी डुप्लीकेट चाबियां बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आपकी सीक्रेट की है ना, ये आप खुद स्पेसिफाई करते हैं। ये क्या करते हैं आप, और जब आपने इस इंफॉर्मेशन को अनलॉक करना होता है तो आपको यही की चाहिए, यानी डीकोड करने के लिए आपको यही सीक्रेट की चाहिए। अगर ये सीक्रेट की गुम हो गई तो आप इसको डीकोड नहीं कर सकेंगे, ना ही कोई और बंदा कर सकता। तो ये जो सिग्नेचर है ना, आखिरी पार्ट, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, हेडर encrypted in base 64, payload encrypted in base 64, plus your secret key, and this key is like obviously a unique key for a lock. जब आप इंफॉर्मेशन को इनकोड करेंगे तो इसका मतलब आप इंफॉर्मेशन को बक्से में बंद करके लॉक कर रहे हैं, तो वो बक्सा दोबारा खुलेगा। और डीकोड कैसे होगा, जब वही की आप इस्तेमाल करेंगे, वही चाबी आप इस्तेमाल करेंगे, और सीक्रेट होती है, उसको आपने संभाल के रखना होता है। सारी थ्योरेटिकल डिटेल कवर हो गई आपको। नाउ JWT टोकन क्रिएट करना इज अ मैटर ऑफ चुटकी, और वो कैसे करेंगे, एक लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन, ये बेसिकली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इन्होंने ही JWT की एक npm की फाइल या एक npm की लाइब्रेरी लिख कर आपको दी हुई है। बिहाइंड द सीन सारे यही काम हो रहे हैं जो उनकी ऑफिशियल साइट पे JWT टोकन की डिटेल मेंशन है। हम यूज करेंगे इसका npm वर्जन, यानी npm लाइब्रेरी, बिकॉज ऑब्वियसली आप Node.js में या मन स्टैक में सारा काम इसी से करते हैं। जी 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 बिल्कुल होगी, आप खुद सेट कर सकते हैं, और अगर खुद सेट नहीं करेंगे तो एक डिफॉल्ट टाइम होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, क्योंकि अगर किसी कार्ड की एक्सपायरी ही ना हो तो भाईजान फिर भाई साहब रिटायर भी हो गए हैं, उसके बाद भी वो वही कार्ड यूज करके अंदर दाखिल हो रहे हैं। पैकेजेस एक्सपायर, पहली बात है नहीं होंगे। दूसरी बात है कि अगर पैकेज एक्सपायर हो जाए तो हमारी तो Node.js की लाइब्रेरी में, वो Node.js के डिपेंडेंसीज में पड़ा हुआ है ना, तो अगर वो पीछे से उसकी सपोर्ट खत्म हो जाए तो हमारे कोड में, आपको पता है ये Node.js की जितनी भी लाइब्रेरी यूज हो रही होती है, इन सारों का बंडल बन के हमारी जावास्क्रिप्ट कोड का हिस्सा बन जाता है।
तो ये ऐसा तो नहीं है कि लाइब्रेरी की लाइव सपोर्ट चल रही है कि पीछे से सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो हमारी एप्लीकेशन रुक जाएगी। हमने एक दफा डाउनलोड कर ली, दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइब्रेरी, दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर कोड, दैट्स इट। पीछे से बेशक सपोर्ट खत्म हो जाए, हाँ उसकी अपडेटेड रिलीज जब आएगी तो अपडेट नहीं कर पाएंगे आप, बाकी जो चल रही है वो चलेगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि इकाई दाई करें जरा, कितना बनता है? 1,54,00,000। तो अगर ये डाउन हुआ भी तो 1.5 करोड़ लोग इफेक्ट होंगे, और 1.5 करोड़ पर वीक डाउनलोड है, बहुत ज्यादा इसकी वो है। तो जब आपकी लाइब्रेरी, जब आपका बिजनेस चले तो पहले महीने में 30,000 की बचत हो, 3 साल बाद 30 करोड़ की प्रॉफिट हो, तो आप बिजनेस बंद करेंगे अपना? क्यों बंद करेंगे भाई, जब इतना चल रहा है तो इतने लोग यूज कर रहे हैं तो वो पागल कुत्तों ने काटा है उसको, क्यों बंद करेंगे? खैर अगर बंद करेंगे भी तो ऑब्वियसली मैंने आपको रीजन बता दिया कि वो इनकी लाइब्रेरी हमारे कोड का पार्ट बन जाएगी जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो, ठीक है। एनीवेज, तो ये सवाल काइंड ऑफ परेशानी वाला है ही नहीं। यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक अभी कहानियां ही थी, अब जरा इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस जेसन की लाइब्रेरी को, जेसन वेब टोकन की लाइब्रेरी को यहाँ पे करूंगा इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के फौरन बाद एज यूजुअल मुझे दो फंक्शंस चाहिए। एक फंक्शन चाहिए JWT टोकन को इनकोड करने के लिए, और इनकोड को कहते हैं साइन करना, टोकन साइन करना। क्या करना? टोकन साइन करना। और दूसरी जगह जाके उसको करेंगे वेरीफाई करना, साइन करना और वेरीफाई करना। वेरीफाई कब होगा? जब ब्राउजर टोकन लेके सर्वर के पास आएगा, भाई जी मैं दोबारा रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, सर्वर कहेगा ये टोकन है या नहीं है, तो वो जब टोकन सर्वर को देगा तो सर्वर फिर क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। अभी के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? साइन। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है जी JWT साइन का, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है? ऑब्वियसली इसको इंक्लूड करना है यहाँ पे। सो लाइब्रेरी इज इंस्टॉल्ड, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी गो बैक टू द टॉप एंड लेट मी ब्रिंग इन द JWT टोकन, और मैं इसे करूंगा जी ES6 import JWT from और दिस। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है जी कि आपने अगर टोकन साइन करना है ना तो आप टोकन को यूं साइन कर दें, और टोकन को साइन करें कहाँ पे? ये जब सारा कुछ, सारे चेक्स आपके पूरे हो जाएं तो अब आपने यूजर को बताना है जी ठीक है आपको लॉगिन करते हैं, लेकिन आप ये टोकन साथ ले जाओ। अब आप दो चीज़ों का यहाँ ख्याल रखिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको कहा था कि आप एल्गोरिथम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहला पैरामीटर देखें तो एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा पैरामीटर दें तो एक सीक्रेट की है, और तीसरा पैरामीटर देखें तो क्या है? एल्गोरिदम है। ये चीज एग्जैक्टली मैं समझा चुका हूँ। एल्गोरिदम भी टोकन में होता है, डेटा या पेलोड भी होता है, और सीक्रेट की भी होती है। ये जो बेस 64 इंक्रिप्शन वाला काम है ना, ये साइन का मेथड इंटरनली करता है। तो हम तीन चीजें खुद से दे सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये प्राइवेट की हम खुद देंगे, और जो की हम देंगे इस इंफॉर्मेशन को अनलॉक या डिकोड करने के लिए भी सेम की चाहिए होगी। तो इसका मतलब है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर थिंग फॉर अस। बहरहाल, तो मैंने यहाँ पे जाके ये वाला फंक्शन कॉपी किया जिसमें बाय डिफॉल्ट दो पैरामीटर्स हैं। तो इसका मतलब है अगर तीसरा मैं नहीं दूंगा तो कौन सा एल्गोरिथम यूज होगा? डिफॉल्ट वाला। विच वन इज द डिफॉल्ट वन? HS256। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिफॉल्ट यूज ना करें तो यू कैन गो विद एनीवन, और वो आप यहाँ पे देंगे तीसरे पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट। तो साइन के फंक्शन में दो चीजें दी है मैंने, मैं डिफॉल्ट एल्गोरिथम को यूज कर रहा हूँ। पहला एक ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट का मतलब वो पेलोड जिसको मैं इस टोकन का हिस्सा बनाना चाहता हूं, और दूसरी चीज मैंने वो प्राइवेट या सीक्रेट की दी है। ठीक हो गई बात? तो मैं यहाँ पे अब देखें, जब यूजर लॉगिन होगा तो ऑब्वियसली करंट यूजर इस यूजर के ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, ऐसे ही ना? तो ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको उठा के सिंपल ये दूंगा कि जो भी करंटली लॉग्ड इन, जो भी यूजर लॉगिन होने वाला है इसको JWT में साइन कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा पेलोड, ये वाला फैक्टर। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज सीक्रेट की। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली नहीं रखनी। वो कहाँ रखनी है? एनवायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल में। तो मैं यहाँ पे जाके env फाइल में यहाँ पे जाके कहूंगा जी JWT_SECRET। और अच्छा, अगली बात कि JWT सीक्रेट क्या चीज होनी चाहिए, थोड़ी मर्जी, लेकिन कोशिश करें कि ये की इतनी तगड़ी हो, इतनी स्ट्रांग हो
कि ये किसी आम बंदे को ना कोई उसको मैनिपुलेट ना कर पाए या समझ ना पाए या रीड ना कर पाए या समथिंग लाइक दैट। और तीसरा, इसको संभाल के भी बड़ी सिक्योर जगह पे रखना है। तो हम ये की कैसे बनाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सीक्रेट की जनरेटर, वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, टेस्टिंग के लिए ना आप कोई भी सीक्रेट की रख दें, बस ये आपकी सीक्रेट की बन गई। जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो यही की आपको चाहिए। ठीक है, तो की को कॉम्प्लेक्स रखने का मकसद ये होता है ताकि मतलब इजीली वो रीडेबल या डिबगेबल या अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो ये जो की जनरेटर टूल है ना ऑनलाइन, ये इन्फॉर्मेशन लेके मरोड़ तरोड़ के उसको अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, तो हम उसको बतौर की यूज करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है जी कि ये तो कह रहे हैं ना क्रिएट JWT, हमें JWT यूज नहीं करना। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ स्ट्रिंग दें और जो ये आपको हैश दे उस हैश को एज अ की यूज कर ले, तो डबल ट्रिपल सिक्योरिटी हो जाएगी कि आपकी जो सीक्रेट की है वो भी क्या है, JWT है। या आप bcrypt को इस्तेमाल करके उसको वो कर लें। पर हम जा रहे हैं जी यहाँ पे, हमें JWT तो नहीं चाहिए। JWT की जनरेटर, तो जनरेट की, कैन यू सी दिस। अब ये मैंने अपना वो नहीं दिया कोई कस्टम स्ट्रिंग, या मैं अपनी कस्टम स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जी ये चीज है, तो इस स्ट्रिंग की उसने ये मुझे वो बना के दे दी। तो आप इस तरह के कोई भी कर सकते हैं। या एक और चीज है, इनकोड बेस 64। तो ये भी आप इसको नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट देंगे तो ये क्या देगा आपको, बेस 64 में इनकोड करके दे देगा। तो आपकी मिसाल के तौर पे की है मिक्स ऑफ ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह, इसको फर्दर क्या कर लें, इनकोड कर लें। ये आपकी आ गई है की। अब ये किसी के पास चली भी गई तो इसको डिकोड करके ये काम बड़ा लंबा चौड़ा है। खैर, आप सिंपल भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तो अब आपको अनलॉक करने के लिए ये की चाहिए होगी। ठीक है, तो ये की हम कहां पास करेंगे, यहाँ पे कैसे पास होगी, यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट JWT अंडरस्कोर SECRET। ठीक हो गया जी, JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, जस्ट टू मेक श्योर के ये आपका बन जाएगा टोकन। अब इन वाली बात, ये टोकन परमानेंट नहीं होना चाहिए। टोकन की क्रिएशन के वक्त आप उसको टाइम दे दें, उतने टाइम के बाद टोकन खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, सो हम यहाँ पे तीसरे पैरामीटर में हमने कहा ना ऑप्शनल वो आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में आगे चल के आएंगे तो ये आगे चल के आपको ये भी दिखाएगा कि आप एक्सपायर्स इन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें, चौथे पैरामीटर में आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं और उसमें आप मजीद कुछ चीजें भी पास कर सकते हैं। और हमें जो चीज चाहिए, हमने क्या पास करना है, एक्सपायर्स। ठीक है, कहाँ पे यार, यस ये बना, एक्सपायर्स इन 60 मल्टीप्लाई बाय 60, या आप एक्सपायर्स इन 1 आवर दे सकते हैं या 1 डे भी दे सकते हैं। ये स्ट्रिंग सारी यहाँ लिखी होंगी कि किस किस फॉर्म में ये स्ट्रिंग्स दे सकते हैं आप, यहाँ नीचे के डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होंगी। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है उतना पढ़ने का, तो हम 1 घंटा दे देते हैं, 2 घंटे दे देते हैं, 3 घंटे दे देते हैं। सपोज उतनी टाइम के बाद अगर आप लॉग इन है किसी एप्लीकेशन में और आप उसे लॉग इन ही छोड़ गए हैं, तो दैट एप्लीकेशन शुड ऑटोमेटिकली गेट लॉग्ड आउट व्हेन द टोकन गेट्स एक्सपायर्ड। अगर आप 1 घंटा रखते हैं तो आप कहीं भूल के भी चले गए ना, आप अक्सर बैंकिंग की एप्लीकेशन देखी होंगी, आप लॉग इन करें 3 मिनट या 2 मिनट आप उसे यूज ना करें तो 2 मिनट बाद उसका वो लॉग आउट करके कहते हैं योर सेशन इज एक्सपायर्ड। तो ये एक्सपायरी का ताल्लुक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सीक्रेट के बाद तीसरा पैरामीटर है ना, ये इसको हम देंगे एक्सपायर्स इन, बल्कि हम इसमें देंगे ताकि मीनिंगफुल हो। वैसे ये भी घंटा ही है, घंटा ही है ना, ये घंटा नहीं है, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 7 सेकंड, 60 सेकंड को 60, हाँ जो भी बनता है बड़ा, खैर चले, हम घंटे में देते हैं कि जो रीडेबल है। तो यहाँ पे हम ये दे देंगे जी एक्सपायर्स इन 1 आवर। ये हमारे पास आ गया टोकन, और इसको हम कह देते हैं जी कॉन्स्ट, और इसको हम कह देते हैं जी कि यूजर को टोकन भेजो। अभी मैं टोकन को यूजर को भेज रहा हूँ,
जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हाउ शुड इट लुक लाइक। ठीक है, तो जहां मैसेज वाज कॉल्ड आया था ना, तो हम यहाँ पे सिंपली ये दे देते हैं टोकन। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सक्सेसफुली टोकन आया तो यूजर लॉगिन हो गया, सक्सेसफुली टोकन नहीं आया तो यूजर लॉगिन नहीं हुआ। तो लेट मी गो अहेड, एवरीथिंग इज गुड, लेट अस कम बैक और इसको जाके लॉगिन करें। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, समथिंग गॉट ब्रोकन, और यहाँ पे आए और यहाँ पे कह रहे जी डेटाबेस इज कनेक्टेड, न्यू एरर, एक्सपेक्टेड पैरामीटर नेम टू बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट, पेलोड टू बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट, एक्सपेक्टेड पेलोड बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूजर है ना, ये मोंगोडीबी का ऑब्जेक्ट है, जो यूजर से हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आता है। तो हमें इसे क्या करना है, प्लेन ऑब्जेक्ट बना के देना है। कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे करते हैं, ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको ये करते हैं और इसको करते हैं जी कि यूजर डॉट व्हाट, फील्ड के क्या क्या नाम है, कुछ याद है? यूजर नेम है, ठीक। फिलहाल हम एक को टेस्ट करते हैं कि ये सक्सेसफुली चल रहा है नहीं चल रहा। सॉरी, यूजर नेम है ना हमारे पास? नहीं, अभी लॉगिन कर नहीं रहे, अभी हम सिर्फ टोकन बना रहे हैं। तो टोकन बनाने के वक्त उसने एरर दिया कि जी टोकन एक्सपेक्ट कर रहा है प्लेन ऑब्जेक्ट, आप इसमें मोंगोडीबी का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि ये वाला काम हम अगर करें तो इफ इट इज ओके और नॉट। अभी हम लॉगिन नहीं कर रहे, लॉगिन तो बात की बात है, अभी एक और स्टेप रहता है अभी। तो दिस इज व्हाट, ठीक। तो अभी हम पेलोड में क्या भेज रहे हैं, सिर्फ यूजर नेम। तो हमने पेलोड में क्या क्या भेजना है, यूजर नेम भी भेज सकते हैं, फिर ईमेल भी भेज सकते हैं, यूजर डॉट ईमेल, पासवर्ड नहीं भेजेंगे, ठीक है, पासवर्ड की जरूरत भी नहीं है, और आईडी भी भेज सकते हैं। यहाँ इस ऑब्जेक्ट में जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन आप जो है वो यूजर डॉट सिक्योर चीज है ना, हमने ये सारी चीज वापस कहाँ भेज रहे हैं, क्लाइंट के पास भेज रहे हैं। तो क्लाइंट ब्राउजर जो है दैट इज एक्सपोज टू द यूजर्स, वहां से इंफॉर्मेशन लीकेज होने का खतरा भी है। अगर आपको पासवर्ड जरूरत है तो फिर बेशक भेज दें हम, क्योंकि 3-4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो ये यूं समझेंगे पासवर्ड ना भेज के एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, वैसे आप भेज दें, लेकिन आपको करना क्या है फ्रंट एंड पे, पासवर्ड, पासवर्ड सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए ना, वेरिफिकेशन के लिए, तो वो हो गई ना ऊपर, हमें पता लग गया कि वैलिड पासवर्ड है। वापस यूजर को रिस्पॉन्स में क्यों भेजना है उसको, दैट इज नॉट डिजायर्ड। हाँ, अगर तो कोई उसकी बेस पे कोई प्रोसेसिंग करनी है फ्रंट एंड पे तो फिर वी मे एक्चुअली सेंड इट, ठीक है। सो यहां तक हो गया क्लियर? मैंने आईडी भेजी, यूजर भेजा, यूजर के मतलब यूजर नेम कर ले, और ईमेल भेजा। लेट्स वंस अगेन गो एंड लेट्स चेक इट आउट। तो ये हमारा टोकन बना। अगर आप इसकी शेप देखें तो ये एग्जैक्टली उन्हीं 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा हेडर डॉट तक, दूसरा हिस्सा दूसरे डॉट तक पेलोड, और तीसरा हिस्सा बेसिकली क्या है, सिग्नेचर है। अब अगर आपको इस इंफॉर्मेशन को डीकोड करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, वही सीक्रेट की जो आपने रखी हुई है। और ये सीक्रेट की सिर्फ आप ही की एप्लीकेशन के अंदर होगी। कोई दूसरा बंदा मैलिशियस, अगर थर्ड पार्टी बंदा कोई भी अपनी तरफ से की यूज करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली डिकोड नहीं कर पाएगा, और डिकोड नहीं कर पाएगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, और आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा तो अंदर नहीं जाएगा। एनीवेज, भारत, मैंने आपको ये कहा था थ्योरेटिकल बात करते हुए कि जब हम यूज सर्वर से देखें, सर्वर ने टोकन बना के भेज दिया और साथ उसने टाइम दे दिया, भाई ये 1 घंटे तक वैलिड है, 1 घंटे बाद ये टोकन लेके भी आओ तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन अब ये टोकन फ्रंट एंड पे कहीं सेव भी तो करना है ना, तभी तो अगली दफा ये टोकन साथ लेके जाएगा। दो जगह हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं इस टोकन को वापस रिक्वेस्ट के साथ सर्वर में भेजने के लिए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप इस टोकन को हर रिक्वेस्ट के हेडर में डाल के भेजें। जैसे रिक्वेस्ट की बॉडी में आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं ना सर्वर पे, वैसे रिक्वेस्ट के हेडर में भी आप इंफॉर्मेशन डाल के भेज सकते हैं। और अगर आप रिक्वेस्ट के हेडर में टोकन डाल के भेजेंगे तो आपको हर रिक्वेस्ट में मैनुअली ये काम करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं यार ये मैनुअली कुछ चीज समझ नहीं आ रही, हम क्या करें कि हर रिक्वेस्ट में हम ये चाहते हैं कि टोकन चेक करे, अगर टोकन है तो ऑटोमेटिकली साथ भेज दे। तो इस केस में ये जो टोकन सर्वर से है, ये तो हम सिर्फ यूजर को दिखा रहे हैं ना, कि स्टोर तो नहीं कर रहे क्लाइंट साइड पे। तो जो मोस्ट सिक्योर वे है
टोकन को स्टोर करने की, वो है कुकीज। क्या है? ब्राउजर में भी कुकी नाम की स्टोरेज अवेलेबल होती है, मैं आपको दिखाऊंगा जब ब्राउजर पे जाऊंगा, और यहाँ पे भी कुकी नाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, टैब अवेलेबल है कुकी। ठीक, कुकीज, कुकी क्या है? स्टोरेज है। कहाँ होती है? कुकी में इंफॉर्मेशन दो तरह से सेट की जा सकती है, यानी कुकीज दो तरह की होती हैं, क्लाइंट साइड कुकीज और सर्वर साइड कुकीज। क्लाइंट साइड कुकीज को जावास्क्रिप्ट के जरिए ब्राउजर के अंदर क्लाइंट में ही सेट किया जा सकता है, क्लाइंट साइड पे रहते हुए सेट किया जा सकता है, और वो सिक्योर नहीं होती। वो कोई भी बंदा देख भी सकता है, रीड भी कर सकता है, और स्क्रिप्ट भी रीड कर सकता है उन कुकीज को। दूसरी कुकी टाइप होती है सर्वर साइड कुकीज, जो सर्वर सेट करता है, और जो सर्वर कुकी सेट करता है उसको हम कहते हैं HTTP ओनली कुकी। क्या कहते हैं? ये एक एडिशनल फ्लैग है। तो सर्वर की सेट की भी कुकी सिक्योर होती है, उसको कोई स्क्रिप्ट या फ्रंट एंड या क्लाइंट एंड रीड नहीं कर सकता। तो अब ये तो हमने जस्ट टेस्ट के लिए दिया जी कि जब यूजर साइन इन हो जाए तो एक टोकन वापस यूजर को भेज दो। अब हम यहाँ पे एक और काम सेट करेंगे कि टोकन यूजर को भेजने से पहले कुकीज में सेट करो। टोकन यूजर को भेजने से पहले क्या करो? कुकीज में सेट कर दो। तो यहां से सर्वर इंस्ट्रक्शन देगा कि यार दिस इज अ टोकन, सेट दिस टोकन इनटू द क्लाइंट साइड कुकीज। उस क्लाइंट की कुकी में सेट कर दो जो क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है और जिस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को मैंने ऑथेंटिकेट किया है। ठीक है, नाउ यहां पे आए और यहां पे लिखें एक्सप्रेस कुकी। डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहां पे जाके ये कुकी को रीड करने का तरीका है। कुकी पार्सर है ये, हम कुकी चाहिए। यस, कुकी की एक लिमिट है, फ्यू एमबीज या फ्यू केबीज, उस तक आप जो मर्जी डाटा सेट करना चाहें कर सकते हैं। और अगर आप अक्सर देखें तो मैंने अक्सर एक मिसाल दी है कि जब वेबसाइट में अक्सर आपको नोटिफिकेशन आता है, किसी वेबसाइट को सर्च करें तो उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि दिस वेबसाइट इज रीडिंग योर कुकीज। तो इसका मतलब है कि कुकीज में सिर्फ यही चीज स्टोर नहीं होती, कुकीज में आप ये जो आपको सिमेंटिक बेस एड्स और मार्केटिंग नजर आती है ना, ये आपकी कुकी से वो रीड करता है आपके इंटरेस्ट। आप जो कुछ भी वेब में सर्च करते हो ना, तो आपका वो ब्राउजर आपकी वो पूरी हिस्ट्री वो कहाँ सेव करता है? कुकीज में, एक लिमिटेड टाइम तक। और फिर जो सर्वर आपके ब्राउजर में इंफॉर्मेशन सर्व कर रहा होता है ना, वो सर्व करने के साथ साथ आपकी कुकीज रीड कर रहा होता है, जिससे उसको आपके इंटरेस्ट का पता लगता है, आप क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये सारा बिहाइंड द सीन कुकी। और आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि कुकीज में सिर्फ टोकन ही नहीं स्टोर होता, कुकीज में बहुत सारा कुछ और भी स्टोर होता है। आप जिस किस्म की चाहे मर्जी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लें। आपने लोकल स्टोरेज पे काम किया कभी किसी ने? ब्राउजर की लोकल स्टोरेज इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती है? इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, स्ट्रिंगिफाई करके। बिल्कुल सेम तरीका है। अगर मैं दिखा सकूं आपको कुकीज कहाँ पे हैं, यहाँ पे आप ब्राउजर में आए, यहाँ पे आए और इधर जाए एप्लीकेशन में आए। कैन यू सी दिस स्टोरेज सेक्शन? ये लोकल स्टोरेज है और इसके नीचे ये देखिए, अब ये जो वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो डॉट, इसने ये सारी कुकी सेट की हुई है। तो मैंने क्या बोला था कि हर वेबसाइट आपके ब्राउजर पे आपके इंटरेस्ट को रीड कर रही होती है। ये इसने क्यों सेट की है पता है? मैंने इसको इजाजत दी हुई है। आप अगर स्टैक ओवरफ्लो को फॉर द फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे ना, या किसी भी वेबसाइट को विजिट करें, तो आपको लाजमी एक नोटिफिकेशन आएगा, वी वांट टू रीड योर कुकीज, डू यू कंसेंट इट? अगर आप हाँ करेंगे तो वो सारी कुकीज आपकी रीड करेगा। अगर आप ना करेंगे, या वो खुद कहेगा भी सेट प्रेफरेंसेस, यानी कौन सी कुकीज आप रीड मुझे इजाजत देते हैं करने की और कौन सी रीड करने की इजाजत नहीं देते, तो वो फिर उसके हिसाब से एक्शन लेता है। तो ये इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट बेसिकली। तो ये सारी कुकीज किसने सेट की हुई है? ये वाली कुकी किसने सेट की हुई है? नजर आ रहा है? गूगल ने। ये किसने सेट की हुई है? कोई पता नहीं, बिकॉज इसने अपनी वेबसाइट को भी इनक्रिप्ट करके वो। ये किसने की हुई है? डबल क्लिक और समथिंग। ये किसने की हुई है? ये तो जिस जिस उसने वेबसाइट ने कुकी सेट की हुई है यहाँ। अब जब हम कुकी सेट करेंगे ना, अगर वो क्लाइंट साइड कुकी हो तो यहाँ नजर आएगी,
और अगर वो सर्वर साइड कुकी है तो मे भी नजर आएगी, लेकिन उसको रीड स्क्रिप्ट के जरिए रीड नहीं कर पाएगा कोई। यहाँ पे ये एक फ्लैग होता है HTTP ओनली, ये ट्रू होगा उसका। ये आई डोंट नो इसको एक्सपेंड कैसे करूं मैं आपको। ये देखिए कुकी की एक्सपायरी डेट भी सेट हुई है। ये कुकी ऑटोमेटिकली इतने टाइम के बाद एक्सपायरी है, जैसे JWT टोकन की एक्सपायरी डेट है। यहाँ साइज देख लें और यहाँ पे क्या देख लें, यस ये HTTP ओनली। तो HTTP ओनली का मतलब ये जिन पे टिक लगा हुआ है ये सारी क्या है, सिक्योर कुकीज हैं, और जिन पे टिक नहीं लगा हुआ वो HTTP ओनली नहीं है, यानी वो क्लाइंट नहीं सेट की होंगी। समझ आ रही है बात? दैट्स इट। जब हम करेंगे तो हमारा भी इस कुकी में शो होने, तो इट्स जस्ट लाइक अ की वैल्यू पेयर जो आप लोकल स्टोरेज में करते हैं, वही काम। एनीवेज, सो मुझे कुकीज सेट करनी है, तो मुझे कैसे करना है? लेट मी डू दैट, लेट मी, यस, रेस्ट डॉट कुकी। मैं सिर्फ एक लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी मुझे अक्सर चीजें जुबानी याद नहीं रहती। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि कुकी कौन सेट करेगा? सर्वर। तो सर्वर कैसे सेट करेगा? कोई बिल्ट इन फंक्शन हो जाए। तो ये जो रिस्पांस का ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है ना, जैसे मैंने कहा था कि इस रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस रिस्पांस में एक कुकी नाम का फंक्शन भी होता है, और कुकी में जो इन्फॉर्मेशन सेट होती है, मैंने कहा लोकल स्टोरेज की तरह की वैल्यू पेयर में सेट होती है। तो मैं यहाँ पे की नाम क्या दे दूं, की नेम क्या दे दूं, टोकन दे दूं, या JWT टोकन दे दूं, या JWT ऑथ टोकन दे दूं, या सिर्फ ऑथ टोकन दे दूं। ठीक, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे दूं, वो जो टोकन का वेरिएबल मैं ऊपर सेट कर रहा हूँ वो मैंने किसको दे दिया, कुकी को दे दिया। मैंने कहा जी मैक्स एज और HTTP ओनली ट्रू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फ्लैग दैट आई शोड यू फॉर द सिक्योर पर्पस। और ये कब होगा? मैक्स एज ये मिली सेकंड में होती है, 90,000 नहीं 900,000 मिली सेकंड। कितने बनते हैं चेक कर लें, मिली सेकेंड्स 2 सेकेंड्स नहीं 2 मिनट्स कर लें। तो मैंने यहाँ कहा जी मिली सेकेंड्स ये हैं, तो सेकंड्स ये हैं, तो इसको मिनट्स में कर लें, 15 मिनट। तो ये कुकी कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी? 15 मिनट के बाद। तो हम दोनों चीजों को एक्सपायर कर रहे हैं। अच्छा अब ये ठीक है, मैं कहता हूँ जी फॉर नाउ इट्स ओके। और अब इस, अच्छा ये काम जो है यहाँ भी कर सकते हैं आप, ये सारी चीज यहाँ पे करें, और आप कह रहे हैं रेस्ट डॉट जेसन रिस्पॉन्स सेंड करो, लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूँ चेनिंग कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी कि रेस्ट डॉट जेसन जेसन रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले बीच में ये काम करके जाओ, रेस्ट डॉट कुकीज ऑथ टोकन नाम की कुकी सेट करो, उसमें ये टोकन सेट करो और उसकी मैक्स एज इतनी करो और HTTP ओनली ट्रू करो, और फिर साथ ही रिस्पॉन्स में सेंड करो। अब जरा देखिएगा, इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर कोई एरर नहीं आता तो होपफुली नहीं आएगा। हम यहाँ पे जाते हैं, कुकी का ये वाला पैनल खाली है, और बॉडी में ऑब्वियसली वही आएगा जो हम वहां से बैकएंड से भेजेंगे। लेट मी सी दिस, ये तो नॉर्मल हमारा रिस्पॉन्स आया, लेकिन जब कुकी में आए तो इट हैज स्टोर्ड थिंग्स इन कुकी। ऑथ टोकन यही की रखी थी मैंने, और वैल्यू में देखें तो वो सारा का सारा टोकन पूरा का पूरा आ गया। डोमेन लोकल है, ये जिस डोमेन पे होस्टेड होगा वही डोमेन पिक कर लेगा, पाथ स्लैश होम पेज पे ही है। एक्सपायर कब होगी? 5 अगस्त को। आज क्या है? 5 अगस्त। तो वो 15 मिनट इसने कन्वर्ट करके लिए हैं, आप ये देख लें। 5 अगस्त को 12 बज के 12 मिनट और 38 सेकंड, ये पता नहीं GMT उठा रहा है, टाइम का पता ना आपको? ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नहीं उठा रहा, कौन सा उठा रहा है? GMT और PST में कितना डिफरेंस है आप मैयर कर लें। ये 12 12 और 4 5 घंटों का डिफरेंस है, यानी GMT हमसे 5 घंटे पीछे है। पता है ना GMT का कि नहीं? डेवलपर है तो पता होना चाहिए टाइम जोन्स का, दुनिया में कितने टाइम जोन चल रहे हैं, हमारा टाइम जोन कौन सा है। खैर आयो आपको HTTP ओनली ट्रू है, सिक्योर फॉल्स है। आप यहाँ पे सिक्योर भी ट्रू कर सकते हैं, ये जो फ्लैग है CURE और ट्रू, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है कि लोकल होस्ट पे सिक्योर नहीं चलता, ये लाइव डोमेन्स पे सिक्योर ट्रू चलता है, एरर देगा लोकल डोमेन में, दैट्स व्हाई आई एम फॉरगेटिंग इट फॉर नाउ। तो दैट्स इट जी। कुकी में टोकन क्यों सेट किया? जरूरत क्या थी हमारी? टोकन को क्लाइंट साइड पे सेव करना, सेशन स्टोरेज भी थी, लोकल स्टोरेज भी थी, और कुकी भी थी।
तो सेशन स्टोरेज में क्यों नहीं सेव किया, लोकल स्टोरेज में क्यों नहीं सेव किया, और क्लाइंट साइड कुकी में क्यों नहीं सेव किया? एक का जवाब तो आपके पास है कि क्लाइंट साइड कुकी में क्यों नहीं सेव किया, बिकॉज वो स्क्रिप्ट से रीड हो सकती हैं। लोकल स्टोरेज में क्यों नहीं सेव किया, बिकॉज मुझे अगली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में टोकन को रिक्वेस्ट के साथ भेजना है, तभी मुझे कोई रिसोर्स मिलेगा। तो अगर मैं इसे लोकल स्टोरेज में सेव करता तो मुझे हर रिक्वेस्ट में लोकल स्टोरेज में जाना पड़ता, टोकन को रीड करना पड़ता, उसको रिक्वेस्ट के साथ एम्बेड करना पड़ता और फिर सर्वर को भेजना पड़ता। कुकी का ये बेनिफिट है कि अब जब भी सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, तो नॉर्मली जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो कुकी को देखते जाती है, कुकी में कुछ पड़ा हुआ है या नहीं है। अगर पड़ा हुआ है तो वो ले जाती है साथ, नहीं पड़ा हुआ तो नल चला जाता है। तो कुकी में सेव होने वाली इंफॉर्मेशन हर रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली सर्वर पे सेंड होती है, क्योंकि वो कुकी सेट की होती है किसने, सर्वर ने सेट की। ये बात समझ आ गई है? दिस इज द रीजन दैट वी प्रेफर टू सेट द कुकीज इनटू द ब्राउजर। ये हमारा हो गया लॉगिन का स्टेप। अब ये हमारे पास टोकन महफूज है कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद अगर हम इस रिक्वेस्ट को करेंगे तो सर्वर टोकन को देखने से, देखकर पहचानने से इनकार कर देगा, भाई जन तू कौन तो मैं कौन। तो ये एक्सपायरी आप 1 घंटा भी सेट कर सकते हैं, 10 घंटे भी सेट कर सकते हैं, 15 घंटे भी सेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी तक भी हमारा लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ये वाला एंड पॉइंट कंप्लीट हो गया एटलीस्ट, लेकिन अब हमने इसको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। असल में ऑथेंटिकेशन तो उसी वक्त हो गई थी जब हमने कहा था जी कि यूजर ने जो पासवर्ड दिया है, वो जो ईमेल दी है, वो भी डेटाबेस में एग्जिस्ट। ऑथेंटिकेशन तो वहीं पे हो गई थी। ये आगे क्या काम किया हमने? आगे यूजर के सब्सीक्वेंट विजिट्स के लिए बंदोबस्त किया है कि जब अगली दफा आओगे ना, तो ताकि तुम्हें दोबारा, यानी आप अज्यूम करें मैंने जीमेल खोला, इस तरह शायद सही समझ आ जाए। मैंने जीमेल खोला तो मुझे सबसे पहले क्या देगा, यूजर नेम और यानी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन हो जी। फिर अज्यूम करें कि मैंने इनबॉक्स पे क्लिक किया, वो फिर कहता है जी ईमेल पासवर्ड दें, फिर इनबॉक्स पे जाने दूंगा। ठीक है, फिर मैंने सेंट आइटम पे गया, फिर उसने कहा जी नहीं पहले ईमेल पासवर्ड दें फिर सेंट आइटम में देना। ये क्या कर रहा हूं मैं? बार बार रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं ना। तो आइडियल केस क्या होना चाहिए यार, जब मैं एक दफा यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉगिन हो गया हूं तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो अगर मैं ये काम ना करूं या जीमेल ने सेशन मेंटेन ना किया हो, तो फिर आप सेंट आइटम पे क्लिक करेंगे जी पहले लॉगिन हो, फिर आप आउटबॉक्स पे क्लिक करेंगे नहीं पहले लॉगिन हो, जंक आइटम्स पे क्लिक करें पहले लॉगिन हो। ये तो यूजर छोड़ के चला जाए, बकवास है बस, ये कोई यूज करने वाली वेबसाइट है? सेम केस ई कॉमर्स वेबसाइट में जाएं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट में पहले लॉगिन हो चुके हैं, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करें, ऐड टू कार्ट करेंगे जी पहले लॉगिन हो, आप लॉगिन हो चुके, ऐड टू कार्ट हो गया, फिर आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे जी पहले लॉगिन हो, ओ भाई अभी जो होके आए हो लॉगिन, फिर आप प्रोसीड टू चेकआउट होने के बाद पेमेंट पे क्लिक करोगे जी पहले लॉगिन हो। कोई दिमाग खराबी नहीं है। तो बेसिकली ये जो टोकन वाला बंदोबस्त किया है ना, ये किसके लिए किया है? सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया आपने, लॉगिन कर दिया यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, उसने ऑथेंटिकेट कर दिया और उसने आपको एक टोकन दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ना नेक्स्ट पेज की, मिसाल के तौर पे ऐड टू कार्ट के बाद प्रोसीड टू चेकआउट, तो उस प्रोसीड टू चेकआउट की रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन जाएगा और सर्वर ये वेरीफाई करेगा कि इस रिक्वेस्ट के साथ टोकन है या नहीं है। अगर टोकन होगा तो कहेगा जी ठीक है, नो नीड टू लॉग इन अगेन, और अगर टोकन नहीं होगा तो कहे भाईजान आप तो या तो खराब यूजर हो, या तो आपका सेशन एक्सपायर हो गया, या आपने कोई मस्ती की है, आप वापस जाओ और या तो करेक्ट टोकन ले गया या लॉग इन हो अपने अपने करेक्ट क्रेडेंशियल्स के साथ। तो ये फिलॉसफी जो आखिरी, ये जो JWT सीक्रेट जो टोकन वाला काम किया ना, ये किस लिए किए? सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए। समझ आ गई बात? लिखी मैंने 4 लाइनें हैं, लेकिन इसकी जो बिहाइंड द सीन फिलॉसफी है ना, दैट इज द इंटायर सिक्योरिटी दैट वी हैव टू मेक श्योर इन फैक्ट इन एनी वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमने एक और लिखना है लॉग आउट वाला एंड पॉइंट। लॉग आउट वाला एंड पॉइंट में हमें क्या करना है? सिर्फ JWT टोकन और कुकीज को या तो एक्सपायर करना है या रीसेट कर देना है। जब ये दोनों चीजें रीसेट हो जाएंगी तो यूजर ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा, बिकॉज पूरा का पूरा हमारा लॉग इन सिस्टम किस पे बेस कर रहा है? JWT टोकन पे। JWT टोकन ही गया तो सारा कुछ गया। तो लॉग आउट पे हम ये काम करके कल करेंगे। फिर हम इस टोकन को डिकोड करके, यानी इसका ताला खोल के अगली रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एज्यूम करता हूं कि अगर मैं इस एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट कर दूं कि लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट सिर्फ कौन देख सके? सिर्फ वो यूजर देख सके जो लॉगिन है, हर बंदा ना देख सके। तो फिर मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ना,
तो मुझे ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखाने के बजाय कहेगा प्लीज लॉग इन फर्स्ट टू व्यू दिस रिसोर्स। ये काम हमें अचीव करना है, और ये काम कैसे अचीव होगा? वी आर वेरी नियर। सिर्फ हमने जो चाबी इस्तेमाल की है ना उसे लॉक करने के लिए, उस चाबी को इस्तेमाल करके उसे अनलॉक करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर उसे ये देखने देंगे, अदरवाइज उसे देखने नहीं देंगे। यहाँ तक मसला मसाइल है तो देख लें। हम इस टोकन को लॉगिन छोड़ के जा रहे हैं, कल आएंगे तो ये टोकन क्या होना चाहिए? फाइल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। किसी का कुछ? क्या चीज? दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे एक्सपायर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई बंदा फ्रंट एंड से आ रहा है ना, तो फ्रंट एंड तो 15 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा। कोई दूसरा बंदा वो फ्रंट एंड से नहीं आ रहा, वो ब्राउजर से नहीं आ रहा, वो किसी दूसरी जगह से आ रहा है, तो उसके लिए ये तो वैलिड होगा। किसी दूसरी जगह से मुराद कोई बंदा सिर्फ हमारी एपीआई यूज कर रहा है, फ्रंट एंड यूज ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये वाला जो टोकन है ना ये चलेगा। ये तो ऑलरेडी वो जाहिर है भेजेगा ही नहीं। समझ आइए? नहीं आई? नहीं आई? सब दोबारा सवाल कीजिएगा कल इंशाल्लाह, इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है।